आज हम आलोक धनवार रचित पतंग कविता का वर्णन यहाँ पर करेंगे। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण हुआ है। भादो महीने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु से पहले भादो मास की धारासार गरजते हुए बादल खत्म हो जाते हैं। आसमान साफ स्वच्छ होता है। इस प्रकार कवि उस शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है, भादो का महीना बीत चुका है। इस महीने में बहुत ही तेज बारिश हुई। बारिशों के बाद शरद ऋतु आई। इस ऋतु में जो उज्ज्वलता थी, मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। उस शरद के सवेरे का वर्णन करते हुए कवि कहता है, उसकी तुलना करता है खरगोश की आंखों से। शरद ऋतु का सवेरा ऐसा प्रतीत होता है जैसे खरगोश की लाल भूरी आंखें हों। शरद का उज्जवल महीना इस तरह उमंग, उत्साह और चमक से भरपूर होकर छा जाता है जैसे कि कोई उत्साह से भरा हुआ बच्चा कई पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को बड़ी तेजी के साथ चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए, साथ ही साथ पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आधमका हो। कहने का मतलब है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह होता है, उमंग होता है, धूप की चमक होती है, खेलने के इशारे होते हैं। चारों तरफ बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं। बच्चों के अंदर जोश, उमंग, उत्साह होता है। तो ऐसा लगता है कि मानो शरद रूपी बालक, अब यहाँ पर रूपक अलंकार आ गया है, शरद की को जो है एक पतंग उड़ाते हुए बच्चे के रूप में ले लिया है। शरद रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे कि आकाश में पतंग बड़ी आसानी से उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज है। उसमें लगी हुई कमानी भी, बांस की कमानी भी बड़ी पतली होती है। जब बच्चे कागज और कमानी से बनी हुई पतंग को आकाश में उड़ाते हैं तो बड़े प्रफुल्लित होते हैं, बड़े खुश होते हैं। खुशी के मारे वे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं। बड़ा उत्साह उनके अंदर आता है, जोश उनके अंदर आता है और चारों तरफ आकाश में रंग बिरंगी जो पतंग उड़ते हैं, तो कभी उनकी कल्पना करते हुए कहता है कि वो रंग बिरंगी जो पतंग हैं वो ऐसे लग रहे हों मानो रंग बिरंगी तितलियों ने जो है चारों तरफ आसमान को भर दिया हो। अब इस काव्यांश में जो काव्यांश के प्रश्न हैं वो ये हैं। नंबर 1, कवि ने प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया। नंबर 2, शरद ऋतु के आगमन को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया। 3, शरद ऋतु के वातावरण को कवि ने किस प्रकार प्रकट किया। नंबर 4, पतंग के बारे में कवि ने क्या बताया, अर्थात पतंग की क्या विशेषताएं बताई। 5, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है। अब इस काव्यांश का जो काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य यानी इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का मनोरम प्रयोग किया गया। हर जगह प्रकृति का जो है, प्रकृति की जो क्रियाएं हैं वो मानवीय क्रियाओं के रूप में
व्यक्त की गई हैं, जैसे शरद ऋतु का आगमन होना, या शरद ऋतु के अंदर जो उत्साह है उस बालक के जो एक्टिविटी है उसको दिखाना। इस तरीके से सारे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ खरगोश की आंखों जैसा लाल सफेरा, इसमें उपमा अलंकार यानी उस शरद ऋतु की तुलना खरगोश की लाल भूरी आंखों से की गई है। अगला, शरद रूपी बालक, यानी शरद को बालक का रूप दिया गया है। साथ ही साथ इस काव्यांश में बिंब योजना का बड़ा मनोरम प्रयोग किया गया। बिंब योजना यानी अलग अलग बिंब, जैसे दृश्य बिंब जिसमें दिखाई देता है सबसे तेज बौछारे गई में दिखाई दे रहा है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य बिंब है, शरद ऋतु आया पुलों को पार करते हुए दृश्य है, चमकीले इशारे से बुलाना दृश्य है, पतंग उड़ाते हुए बच्चों का झुंड दृश्य बिंब है, बांस की पतली कमानी दृश्य बिंब है। साथ ही साथ श्रव्य बिंब यानी जो सुनाई देता है, घंटी बजाने जोर जोर से आवाज सुनाई देती है, सीटियों का मारना, किलकारियों का ये सुनाई दे रहा है, श्रव्य बिंब हो गया है। साथ ही साथ इसमें स्पर्श बिंब का भी प्रयोग किया गया है, जो कि इसमें दिखाया गया कि आकाश को जो है मुलायम बनाना, यानी उस आकाश को जो है मुलायम बनाने से ऐसा एहसास होता है, स्पर्श करना, छूना स्पर्श बिंब है।